आज बायोलॉजी के एक चैप्टर को पढ़ते हैं जिसमें बायोलॉजी 12 में 9-10 में भी इम्पोर्टेंट है और बायोलॉजी का बोटनी का ओरिजिन वहीं से होता है। जैसे बोटनी के पिता का नाम थियोफ्रास्टस है और जंतु शास्त्र के पिता का नाम अरस्तु है। तो थियोफ्रास्टस और अरस्तु दोनों बायोलॉजी के फादर हो गए। बायोलॉजी के दो हिस्से हैं, बोटनी और जूलॉजी। तो बोटनी के पिता थियोफ्रास्टस, जूलॉजी के पिता अरस्तु, क्योंकि अरस्तु ने पहले कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड एनिमल में बांटा था। प्लांटी की बात करें तो प्लांटी को भी कई तरीके से बांटने का कोशिश किया गया, लेकिन वर्गीकरण में असफलता के बाद सबसे लास्ट में आरिच विटकेर ने 1969 में 1969 में पूरे जीव जंतुओं को 5 भाग में बांटा। वो था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो किसी जीव का, किसी पौधे का साइंटिफिक नाम रखने के लिए 2 कोड इजाद किए गए। सबसे पहला बोटनी के लिए ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और जूलॉजी के लिए ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो खैर डिटेल में चलेंगे तो सबसे बड़ा बात कि अरस्तु को फादर क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड एनिमल में वर्गीकरण किया था। आरिच विटकेर के वर्गीकरण की बात करें तो उन्होंने 5 भाग में बांटा था, जिसमें अब प्लांटी की बात करें वनस्पति शास्त्र का तो प्लांटी को 5 भाग में बांटा। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के प्लांट्स को 2 भाग में बांटा। कौन कौन है भाई? मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। तो मोनोकोटिलेडन किसे कहते हैं? जिसके बीज एक दल के बने हों। मोनोकोटिलेडन का मतलब ऐसा पौधा जिसका बीज में एक ही दल हो, और डाइकोटिलेडन मतलब ऐसा पौधा जिसके बीज में 2 दल हो। 2 दल जैसे हो गया चना, हो गया अरहर, हो गया मसूर, हो गया, ये इत्यादि, ये सभी डाइकोटिलेडन प्लांट्स हैं। लेकिन मकई की बात करें, आप धान का बात करें, गेहूं का बात करें, तो ये सभी मोनोकोटिलेडन प्लांट्स हैं। तो डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन के ऊपर क्यों ध्यान देना है? क्योंकि हम लोगों को 10+2 तक एग्जामिनेशन हो या ऐसे भी तैयारी के लिए एंजियोस्पर्म्स के प्लांट्स को ही पढ़ने हैं। तो एंजियोस्पर्म, आँख के सामने जितने पौधे दिखाई देते हैं 90 से 95% पौधे एंजियोस्पर्म के हैं, चाहे वो घास के पौधे हो या बड़े पौधे हो। बाकी जंगली पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म के, या सजावटी पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म के। ब्रायोफिटिक प्लांट भी सजावटी होते हैं। तो शैवाल तो नदी, नाले, तालाब में मिला करते हैं। तो हम एंजियोस्पर्म को 2 भाग में बांटे, मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन। तो जैसे कि बीज को देख के हम पता कर सकते हैं कि किसमें कितना दल है, और उसके आधार पर हम वर्गीकरण कर लेंगे कि मोनोकोटिलेडन है कि डाइकोटिलेडन। लेकिन अगर बीज नहीं मिला तो क्या करेंगे? तब पत्ती को देखेंगे। अगर पत्ती में भेन और भेनलेट का वेनेशन समानांतर या प्रति समानांतर हो, जैसे बीच वाला भेन होता है, केला का पत्ता देखे हैं, और ये भेनलेट होता है, तो ऐसे को कहते हैं मोनोकोटिलेडन प्लांट्स। अगर भेन और भेनलेट का सजावट जालिकावत हो, भेन से भेनलेट निकला हो और भी भेनलेट निकले हो और एक जाल बनाता हो, तो ये होता है डाइकोटिलेडन लीफ का पहचान। तो जिस पौधे में ऐसा पत्ती हो वो डाइकोटिलेडन होता है, जिसमें ऐसा पत्ती हो मोनोकोटिलेडन होता है। अगर लीफ भी न मिलता हो तो उसके जड़ से उसकी पहचान कर सकते हैं। जड़ से कैसे पहचान करेंगे? मोनोकोटिलेडन होता है, उसमें फाइब्रस रूट होता है, मतलब उसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती, ऊपर ही रहती, और नोड और इंटरनोड से जड़ें निकल के मिट्टी में धंस जाती है और पौधे को सपोर्ट करती है कि पौधा खड़ा रहे। खनिज और पोषक तत्वों का अवशोषण भी करती है। ऐसा इसलिए होता है कि इसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती। तो ये फाइब्रस रूट कहते हैं, एडवेंटिटियस रूट कहा जाता है, हिंदी में झांखड़ा जड़ कहा जाता है। इस तरह का जड़ जिस पौधे में हो, जैसे मकई में देखते हैं हम लोग, गन्ना में देखते हैं, तो इस तरह का जड़ होगा तो वो प्लांट मोनोकोटिलेडन होगा। लेकिन अगर टैपरूट सिस्टम हो, मतलब मूसला जड़, एक जड़ काफ़ी गहराई तक जाए, इससे सेकेंडरी रूट निकले, सेकेंडरी रूट से 2 डिग्री लिख सकते हैं, टर्शियरी रूट निकले,
इसके बाद अगर इससे रूट निकलता है तो इसको कहते हैं अदर ब्रांचेज। तो इस तरह का रूट हो उसे टैप रूट सिस्टम कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। तो यह जड़ जिस पौधे में होता है उसे डाइकोटिलेडन प्लांट्स कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये वैरी करने लगता है, जड़ कुछ और होता है, पत्ता कुछ और होता है। तो ये जो पेड़ पौधे का बाहरी संरचना का अध्ययन हम लोग करते हैं वो बॉटनी के मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है, लेकिन जो आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं उसे एनाटॉमी कहते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर कभी फेल नहीं करता, बाह्य संरचना में थोड़ी सी गलती हो सकती है। जैसे अब बरगद के पेड़ की बात करें तो बरगद का पेड़ फाइब्रस रूट होता है, आराम से हल्के से हवा से उलट जाता है, सारी जड़ें ऊपर ही रहा करती हैं, और उससे जो जड़ें लटकती हैं रस्सी की तरह की, जिसको पकड़ के बच्चे झूलते हैं, तो उसे प्रोप रूट कहते हैं, प्रोप रूट। तो वो भी मिट्टी में धंस जाता है अगर ना तोड़ा जाए तो, और पौधे को सपोर्ट करता है, वो उसी ओर निकला करता है ज़्यादा जिस ओर पौधे का वजन ज़्यादा हो। तो उसमें जड़ आपका फाइब्रस रूट है, और पत्ती देखते हैं तो इस तरह का होता है, डाइकोटिलेडन की तरह। तो पत्ती देखेंगे तो सोचेंगे कि पौधा डाइकोटिलेडन है, जड़ देखेंगे तो सोचेंगे कि पौधा मोनोकोटिलेडन है। तो इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? इसको दूर करने के लिए एनाटॉमी का अध्ययन करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। उसमें क्या देखते हैं कि जिस पौधे के तने के अनुप्रस्थ काट में, ट्रांसवर्स सेक्शन में भेन और भेनलेट का जाल न हो, भेन और भेनलेट बिखरे पड़े हों, तो उसे हम मोनोकोटिलेडन कहते हैं। जैसे गन्ने को काटते हैं, मकई को काटते हैं, तो काटने के बाद उसके ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं तो उसमें कोई सजावट नहीं होता, ये जाइलम फ्लोएम बिखरे होते हैं, तो मोनोकोटिलेडन की पहचान है। लेकिन अगर डाइकोटिलेडन प्लांट होगा तो उसमें जाइलम और फ्लोएम का वार्षिक घेरा होगा, जिसे माइक्रोस्कोप से देखने पर लगता है कि मोटे मोटे रस्सी की तरह दिखाई देता है। ये साल में एक घेरा बनता है, अगर गिना जाए तो अगर 10 घेरे हैं तो ये पेड़ 10 साल पुराना है। इससे पेड़ की आयु की भी जानकारी हो जाती है। वार्षिक घेरा बोलते हैं इसको, वलय बोलते हैं। खैर, तो ये कभी फेल नहीं करता, ये जो बताएगा वो सही बताएगा। तो बरगद के पेड़ में भी इस तरह की संरचना होती है, इसे सॉरिल कहते हैं, पके हुए हिस्से को सॉरिल। तो ये जो होगा उसे डाइकोटिलेडन प्लांट कहते हैं, और जिसमें इस तरह की संरचना ना हो वो मोनोकोटिलेडन प्लांट होता है। फिर प्लांट के ओरिजिन की बात करें तो प्लांट का उत्पत्ति बीज से होता है, बीज फल से बनते हैं, फल फूल से बनते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि फूल किसे कहते हैं? फ्लावर। तो फ्लावर की बात करें तो उसको देखते हैं, आते हैं फ्लावर के ऊपर। तो फ्लावर किसे कहते हैं? तो फ्लावर की बात करें, फूल, तो फूल एक प्रजननित प्ररोह है, फूल एक प्रजननित प्ररोह है जो प्रजनन में मदद करता है, या फ्लावर इज modified shoot which help in reproduction। फूल एक पौधे का हिस्सा होता है, एक पार्ट्स होता है जो प्रजनन में मदद करता है, फूल से फल बनाता है, फल से बीज बनाता है और नए पौधे की उत्पत्ति करता है। तो हालांकि पॉलिनेशन को, निषेचन को पढ़ेंगे बाद में धीरे धीरे, अभी एक फ्लावर और वर्गीकरण का टॉपिक दे रहे हैं आपको। और भी कोई टॉपिक की जानकारी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसको अगले क्लास में मेंटेन कर देंगे। तो फूल कितने प्रकार के होते हैं? फूल 2 प्रकार के होते हैं, कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर की पहचान कैसे करें? तो फूल के होते हैं 4 हिस्से। एक सामान्य संरचना की बात करें तो बना लेते हैं। फूल के नीचे डंटी होता है जिसे पेडिसिल कहते हैं।
पेडिसिल के बाद यहाँ पे पतले पतले निकले होते हैं हरे हरे, जिसे ब्रैक्ट कहते हैं। जिस फूल में ब्रैक्ट हो उसे ब्रैक्टेड फ्लावर कहते हैं। ये पेडिसिल है, डंटी है। अब फूल के 4 हिस्से में से सबसे नीचे वाला हिस्सा हरा होता है। जैसे टमाटर खरीदते हैं तो कभी कभी टमाटर में भी लगा होता है हरा हरा, बैगन में भी लगा होता है। तो इस हरे वाले हिस्से को कहते हैं कैलिक्स। ये हेल्पिंग पार्ट्स है फूल का। ये लाल वाली जो पंखुड़ी होती है अड़हुल के फूल में, तो ये होता है करोला। और ये जो गुच्छे में होता है पीला पीला किनारे पे, इसे कहते हैं एंड्रोसियम। ये फूल का मेल पार्ट्स होता है, मेल पार्ट्स। और ये होता है गाइनेसियम, ये होता है फीमेल पार्ट्स। लेकिन प्रत्येक फूल में 4 हिस्से नहीं होते। किसी फूल में 4 होते, किसी में 3। अगर किसी फ्लावर में मेल होगा तो फीमेल नहीं होगा, फीमेल होगा तो मेल नहीं होगा। अक्सर इस तरह का फूल जिसमें एक ही हिस्सा हो कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट में देखने को मिलता है। जैसे घिउरा हो गया, लौका हो गया, आपका तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया। इन सब पौधों में जो लतर के चलते हैं उसमें एक फूल मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है। तो चारों चक्र तो उसमें है नहीं। जिस फूल में चारों चक्र हो उसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, और जिसमें चारों चक्र नहीं हो इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। तो कंप्लीट फ्लावर के 4 हिस्से, तो इसको अगर देखा जाए तो कैलिक्स साधारणतः हरा होता है। ये थैलस की रक्षा करता है, फूल की रक्षा करता है। कैलिक्स में से एक को, जैसे कि हम टमाटर की बात करें तो इसमें ऐसे हरा हरा लगा होता है, ये कैलिक्स होता है। तो ये कैलिक्स का एक हिस्सा एगो सेपल कहा जाता है, सेपल। लेकिन अगर फूल में सेपल अलग अलग हो तो उसे कैसे, सेपल अलग अलग हो तो उसे पॉलीसेप्लस कहते हैं, पॉलीसेप्लस। अगर सेपल एक साथ हो तो उसे गेमोसेप्लस कहते हैं। इसी तरह पेटल की बात करें, लाल पंखुड़ी को, तो इसमें का एक हिस्सा, एक पंखुड़ी पेटल कहा जाता है। पेटल अड़हुल के फूल में, गुलाब के फूल में अलग अलग होते हैं, जिसे आराम से तोड़ के फेंक देते हैं हम लोग। तो पेटल अगर अलग अलग हैं, अलग अलग होंगे, पेटल अलग अलग हों तो पॉलीपेटलस कहते हैं, पॉलीपेटलस। अगर पेटल साथ में लगे हों, जैसे धतूरा के फूल में देखे होंगे आप, तो गेमोपेटलस कहते हैं। धतूरा के फूल में देखिएगा उजला वाला पेटल होता है, सब एक दूसरे से सटा होता है, बेल शेप्ड होता है, तो वो गेमोपेटलस है। अगर पेटल अलग अलग हो तो पॉलीपेटलस होगा। ये जितने भी करोला के पेटल होते हैं वो रंगीन, चटकीले, भड़कीले रंग के होते हैं, ताकि कीट को अट्रैक्ट करें और निषेचन की क्रिया को संपन्न कराएं। चूँकि अधिकांश पुष्पों में कीट द्वारा ही परागण होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होने के लिए ऐसा होता है। तो इसके बाद आता है, इन दोनों को तोड़ दिया जाए, हटा देते हैं अगर हम लोग, तो गेंदा के फूल में कभी पीला वाला तोड़ के फेंकते हैं तो नीचे उजला छोटा सा गोली की तरह होता है, नीचे सबसे नीचे, उसे थैलस कहते हैं। तो यहाँ पे थैलस होगा, थैलस के पास ही फल बनता है। तो अगर किसी फूल का थैलस क्षतिग्रस्त हो जाए तो फल नहीं बनेगा। तो थैलस के सुरक्षा के लिए ये सारे पार्ट्स होते हैं। लेकिन जैसे ही अब इसके ऊपर बढ़ते हैं तो ये एंड्रोसियम है, फूल का मेल पार्ट्स है। इसमें से एक को कहते हैं एस्टामेन। इसको बड़ा बना दें तो ये एस्टामेन है। तो एस्टामेन के 3 हिस्से होते हैं, ये फिलामेंट है, ये कनेक्टिंग है, और ये एंथर है। एंथर के भीतर 2 या 4 चेंबर होते हैं, जिसमें करोड़ों के संख्या में पॉलन ग्रेन भरे होते हैं, और यही पॉलन ग्रेन निषेचन करने के लिए तत्पर रहते हैं। अब जैसे ही एंथर पक के फटेगा, पॉलन ग्रेन निकलेगा और निषेचन को पूरा करेगा। निषेचन की क्रिया इतनी आसान नहीं होती है, जिसके बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। गलती से ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा का अब ये सारे पार्ट्स हटा देंगे तो फूल का फीमेल पार्ट्स बचेगा। ऐसे ऊपर कार्पेल है जिसकी संख्या 5 है, स्टिग्मा,
ये होता है स्टाइल और नीचे होता है ओवेरी। ओवेरी, यहाँ ओवेरी में एक प्लासेंटा होता है जिससे फल भित्ति बनता है। ओवरी से भी फल भित्ति बनता है। प्लासेंटा पर होता है ओव्यूल। ओव्यूल से फल का बीज बनता है। अब जैसे ही पॉलन ग्रेन पकेगा और स्टिग्मा के पास पहुंचेगा तो इस स्टाइल के सहायता से नीचे आएगा, और जैसे ही निषेचन की क्रिया पूरी हो जाएगी फूल के सारे पार्ट्स गिरने लगते हैं, लेकिन कैलिक्स कभी कभी फल बनने तक के बाद तक लगा रहता है। तो फल तो बन जाता है, लेकिन यहाँ ओवरी से फल बनता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी फूल में सारे पार्ट्स गिर जाते हैं और फल बनते ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में थैलस ही फूल के फल बना देता है, फूल जाता है, फल बना देता है। तो वैसा फूल जिसके सारे पार्ट्स गिर जाएं, उसमें निषेचन हो ही नहीं और वो उसका थैलस ही फूल के फल बना दे, तो उसमें मेल और फीमेल का कोई योगदान नहीं रहा। तो वैसे फल को फॉल्स फ्रूट कहते हैं, झूठा फल। जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, काजू हो गया, उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स या पार्ट्स का कोई योगदान नहीं होता, ऐसे ही फल बन जाता है। थैलस फूल के फल बना देता है, तो झूठा फल है। लेकिन अगर दोनों के संयुग्मन से, निषेचन से अगर फल बनता है तो उसे ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। मैक्सिमम ट्रू फ्रूट्स है सेब, नाशपाती, काजू इत्यादि, अंजीर इत्यादि, ये सब जो है फॉल्स फ्रूट है। तो यहाँ पर निषेचन होता है और सारे पार्ट्स गिर जाते हैं और फल का निर्माण हो जाता है। अब देखते हैं कि फूल में निषेचन होता कैसे। तो जैसे अगर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अगर एक ही पौधे पर हैं और फीमेल पार्ट्स मेल पार्ट्स के पास चला जाए तो निषेचन की क्रिया हो जाएगी, लेकिन इसके लिए दोनों को मैच्योर होना जरूरी है, दोनों का परिपक्व होना जरूरी है। तो ऐसे स्थिति में जैसे ही पहुंचेगा और निषेचन हो जाएगा तो उसे निषेचन, कौन सा निषेचन कहेंगे, कौन सा परागण कहेंगे। तो फूल में निषेचन होगा परागण के द्वारा। परागण कैसे, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक स्वपरागण, एक परपरागण। अगर एक ही फूल के मेल पार्ट्स उसी फूल के फीमेल पार्ट्स के पास या उसी पौधे के दूसरे फूल के फीमेल पार्ट्स के पास अपने आप स्वतः चला जाए तो स्वपरागण कहा जाता है। लेकिन अगर दूसरे पौधे के दूसरे फूल के पास अगर परागण की क्रिया दूसरे किसी माध्यम के द्वारा होती है, हवा के द्वारा, कीट के द्वारा, एनिमल के द्वारा, तो उसे परपरागण कहते हैं। तो फिर से इसको समझें। अगर किसी फूल का परागकण पकने के बाद अपने ही जाति के, अपने ही पौधे के किसी दूसरे फूल या अपने ही फूल को निषेचित करता है तो स्वपरागण। लेकिन अगर फूल का परागकण किसी दूसरे फूल को किसी माध्यम के द्वारा परागण करता है तो उसे परपरागण कहते हैं। तो परपरागण जितने भी फूल में होता है वो हवा के द्वारा, कीट के द्वारा, चींटी के द्वारा, अब सबका अलग अलग नाम है। मार्मिकोफिली चींटी के द्वारा परागण हो तो, घोंघा के द्वारा परागण हो जाए तो मैलेकोफिली, चमगादड़ के द्वारा हो क्रिप्टेरोफिली। तो इस तरीके से अलग अलग नाम है। लेकिन एक कहानी और होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर किसी फूल का स्टिग्मा, जैसे उसी फूल को बना देते हैं जो बड़ा है, जिसके सारे पार्ट्स अलग अलग आप देख सकते हैं, अगर इस फूल का स्टिग्मा मैच्योर है, हो सकता है बगीचे में कई तरह के फूल हो, तो दूसरे फूल का परागकण, अब कहिएगा परागकण के बारे में डिटेल बताइए, तो जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में देंगे, अगले क्लास में क्लियर कर देंगे। परागकण हर फूल का अलग अलग होता है, उसका आकार अलग अलग होता है, उसका स्मेल अलग होता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास का होता है परागकण। किसी किसी फूल का परागकण एलर्जी भी उत्पन्न करता है, जैसे दूब घास का परागकण। दूब में छोटे छोटे फूल होते हैं, जैसे कि दूब घास जैसे ही ऐसा देखे होंगे आप दरवाजे पे, इस तरीके से निकले होते हैं और इसमें कई सारे छोटे छोटे लटके होते हैं। ये मेल पार्ट्स होते हैं या फीमेल पार्ट्स होते हैं, ये परागकण है। बच्चे दूब घास पे खेलते हैं, लेकिन जैसे ही परागकण उनके नाक के द्वारा, श्वसन के द्वारा अंदर जाएगा तो फेफड़े को संक्रमित करता है, कैंसर का कारक है, दमा और अस्थमा उत्पन्न करता है। दूब घास पर खेलने में मजा आता है, लेकिन ये परागकण बहुत हैजार्डस है, नुकसानदायक है। इस तरीके से अन्य प्रजाति के भी परागकण है जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है।
लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ परागकण लाभदायक भी हैं। कैसे लाभदायक हैं कि परागकण को जैसे ही मैंने बनाया तो इसका बाहरी कोएटिंग को केमिकली प्रोसेस से हटा दिया जाता है, कठोर भाग को। ये स्पोरोपोलोनिन प्रोटीन से बने होते हैं, स्पोरोपोलोनिन प्रोटीन। अब जैसे ही इसके आवरण को हटाएंगे तो इसका हैजार्डस गुण खत्म हो जाएगा। अब इसको पीस के पेस्ट बना देंगे, कैप्सूल बना देंगे और बाजार में बी पॉलन के नाम से बेचा जाता है, जिसे धावक खिलाड़ी या रेस कोर्स में दौड़ने वाले घोड़े खाते हैं। खाने के बाद 10 घंटा 12 घंटे तक ताकत की कमी नहीं होती, निरंतर काम कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। एनर्जी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन परागकण से नुकसान भी है, कई तरह की बीमारी होते हैं। आँख में पड़ जाए परागकण नुकसानदायक तो वो आँख को लाल कर देगा। अक्सर फूल वाले मौसम में ऐसा होता है, आँख आना, दम फूलना, सर्दी खांसी जुकाम होना, एलर्जी होना, वो परागकण के कारण ही होता है। लेकिन ये इतने छोटे होते हैं जो खुले आँख से दिखाई नहीं देते और धूल कण से भी छोटे होते हैं और सीधे कहीं ना कहीं से उड़ते हुए आँख में, नाक में, कान में, गले में चले जाते हैं और एलर्जी उत्पन्न करते हैं। खैर, तो अगर किसी दूसरे प्रजाति का परागकण, एक ही बगीचे में कई तरह के फूल हैं, मान लिया जाए कि ये एक फूल है, ये दूसरे प्रजाति का परागकण है, इसका स्टिग्मा तैयार है, मैच्योर है, अब ये निषेचन कर सकता है। अब दूसरे प्रजाति का परागकण इसके ऊपर आ जाए तो क्या होगा? इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके सहायता से ये पहचान लेता है कि ये मेरे प्रजाति का परागकण नहीं है और उसे इस स्टाइल के सहायता से नीचे जाने की अनुमति नहीं देता। और जब अपनी जाति का परागकण मिलता है तो उसे आराम से नीचे जाने दे, एक्सेप्ट करता है। किसके सहायता से? प्रोटीन के सहायता से एक्सेप्ट करता है या उसे हटाता है। तो इस क्रिया को कहते हैं पराग स्थिरीकेसर संकर्षण। पराग स्थिरीकेसर, पॉलन स्टिग्मा इंटरेक्शन। जैसे ही दूसरे प्रजाति का परागकण आया, ये विशेष प्रकार के रसायन से पहचान लेता है कि मेरे प्रजाति का परागकण नहीं है और इसे निषेचन के लिए अनुमति नहीं देता है। इसे पराग स्थिरीकेसर संकर्षण कहते हैं। अब इसके आगे टॉपिक को अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा।